नमस्कार। आज जिन दस्तावेज़ों पर हम बात करने वाले हैं, वो हमें लगभग 4000 साल पीछे ले जा रहे हैं, सीधे प्राचीन मेसोपोटामिया की गलियों में। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शासक की, जिसका नाम शायद हम्मुराबी या सिकंदर जितना मशहूर तो नहीं है, लेकिन जिनका काम आज भी मतलब हमारी दुनिया की नींव में कहीं न कहीं मौजूद है, उर-नम्मू। और इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि हम इस व्यक्ति को समझे कैसे। क्या वो एक एक आदर्शवादी राजा थे जो अपने समय से सदियों आगे की सोच रहे थे, या फिर एक बेहद चतुर, एक प्रैक्टिकल शासक जो जानते थे कि एक साम्राज्य सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि न्याय और व्यवस्था से भी चलाया जाता है। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम उर-नम्मू के दो सबसे बड़े कामों को बारीकी से देखेंगे। एक तो दुनिया की सबसे पुरानी लिखित कानून संहिता, और दूसरा उर का वो विशाल जिगुरैट जो आज भी खड़ा है। इन दस्तावेजों के जरिए हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने एक बिखरे हुए क्षेत्र को एकजुट किया और एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसे इतिहासकार सुमेरियन पुनर्जागरण कहते हैं। बिल्कुल, तो चलिए इस शासक के मन और उसकी दुनिया में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं उस समय से। ये दस्तावेज बताते हैं कि उर-नम्मू ने करीब 2112 से 2095 ईसा पूर्व के बीच राज किया। उन्होंने दक्षिणी मेसोपोटामिया में उर के तीसरे राजवंश की नींव रखी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उन्हें विरासत में कोई बना बनाया साम्राज्य नहीं मिला था। बिल्कुल नहीं। उनके आने से पहले का जो दौर था वो भारी उथल-पुथल का था। सदियों तक पहले अक्कदी और फिर गुटियन लोगों का बाहरी शासन रहा। और ये वो लोग थे जिन्हें सुमेरियन एक तरह से बर्बर मानते थे। तो जब उर-नम्मू ने गुटियनों को हराया और इस क्षेत्र को एकजुट किया तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। ये एक तरह की सांस्कृतिक आजादी थी। हाँ बिल्कुल, एक कल्चरल फ्रीडम। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ज्यादातर विजेता क्या करते हैं? वो सिर्फ जीत का जश्न मनाते हैं। Right. लेकिन उर-नम्मू ने कुछ अलग किया। उन्होंने एक केंद्रीकृत नौकरशाही राज्य की स्थापना की। हाँ। अब नौकरशाही शब्द सुन के लगता है कि ये कोई उबाऊ चीज होगी, पर 4000 साल पहले के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। हाँ, इसका मतलब था कि अब राज सिर्फ राजा की मर्जी या सनक पर नहीं चलेगा। अब नियम होंगे, प्रक्रियाएं होंगी। एक शोध पत्र यहाँ बताता है कि उन्होंने गवर्नरों का एक नेटवर्क बनाया, टैक्स वसूलने की एक पूरी व्यवस्था बनाई, व्यापार के लिए मानक तय किए। वो एक तरह से राज्य का ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे थे। तो ये सिर्फ नियंत्रण के बारे में नहीं था, बल्कि एक व्यवस्था बनाने के बारे में था। एक ऐसी व्यवस्था जो राजा के रहने या न रहने पर भी चलती रहे। और शायद इसी का सबसे बड़ा सबूत उनकी उपाधियों में मिलता है ना? दस्तावेजों में जिक्र है उर के राजा और सुमेर और अक्कद के राजा। हाँ, और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। उर के राजा ये बताता था कि उनकी शक्ति का केंद्र कहाँ है, उनका अपना शहर। लेकिन सुमेर और अक्कद के राजा का खिताब वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक ऐलान था। ये कह रहा था कि मेसोपोटामिया के दो सबसे पुराने और अक्सर लड़ने वाले हिस्से, दक्षिण का सुमेर और उत्तर का अक्कद, अब एक हैं। ये सिर्फ कब्जा नहीं था, ये एक नई पहचान बनाने की कोशिश थी। और एक स्थिर पहचान और व्यवस्था का सबसे बड़ा सबूत शायद नियमों का होना है। इन दस्तावेजों में जो उनकी कानून संहिता का जिक्र है, वो तो जैसे इतिहास की हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देता है। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला है। हम सबने स्कूल में हम्मुराबी की संहिता के बारे में पढ़ा है। आंख के बदले आंख। हाँ, आंख के बदले आंख। लेकिन ये दस्तावेज जो एक पुरानी मिट्टी की टैबलेट का अनुवाद है, साफ साफ बताता है कि उर-नम्मू की संहिता हम्मुराबी से भी 300 साल पुरानी है। एक मिनट, 300 साल? अगर मैं इस टैबलेट के अनुवाद के एक हिस्से को सही पढ़ रही हूँ, तो इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का पैर तोड़ देता है, तो उसे 10 शेकल चांदी देनी होगी। ये बदला लेने की नहीं, बल्कि मुआवजा देने की बात कर रहा है। क्या हम वाकई में 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं? ये तो अविश्वसनीय है। यही इसकी सबसे असाधारण बात है। ये सिर्फ आधुनिक नहीं है, ये शासन के मनोविज्ञान की एक गहरी समझ दिखाता है। उर-नम्मू शायद ये समझ रहे थे कि बदला या प्रतिशोध वो समाज को तोड़ता है, वो हिंसा का एक चक्र शुरू करता है, जबकि मुआवजा वो उस टूटी हुई चीज को जोड़ने की कोशिश करता है, समाज में संतुलन वापस लाता है। 4000 साल पहले ये समझना कि सामाजिक स्थिरता हिंसा के चक्र को तोड़ने में है, यही असली दूरदर्शिता है। तो ये फिर से उसी सवाल पर आता है
क्या ये उनका आदर्शवाद था, ये मानना कि इंसान बेहतर कर सकता है, या ये एक शासक की ठंडी रणनीति थी जो जानता था कि अगर लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो साम्राज्य कमजोर हो जाएगा? मुझे लगता है शायद दोनों का मिश्रण था। एक अच्छा शासक जानता है कि जो नैतिक रूप से सही है वो अक्सर रणनीतिक रूप से भी सबसे प्रभावी होता है। एक स्थिर और संतुष्ट प्रजा विद्रोह नहीं करती, वो टैक्स देती है और राज्य को मजबूत बनाती है। उनके कानून वो गरीबों और विधवाओं की रक्षा की बात भी तो करते हैं। ये करुणा भी हो सकती है और अपनी प्रजा का भरोसा जीतने का एक तरीका भी। तो एक तरफ उनके कानून है जो उनकी सोच का अदृश्य सबूत है, और दूसरी तरफ एक ऐसा सबूत है जिसे आज भी छुआ जा सकता है, उर का महान जिगुरैट। जब हम इस विशाल सीढ़ीदार पिरामिड की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ एक भव्य मंदिर की कल्पना करें? क्योंकि इसका जो पैमाना इन दस्तावेजों में बताया गया है उसे देखकर लगता है कि इसका मकसद सिर्फ पूजा पाठ से कहीं ज्यादा रहा होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। मंदिर शब्द इसके साथ पूरा न्याय नहीं करता। वो शहर का पावर सेंटर था। आप सोचिए, एक ही इमारत में भगवान का घर, राजा का प्रशासनिक मुख्यालय और राज्य का खजाना, तीनों की शक्ति एक जगह पर केंद्रित थी। सबसे ऊपरी मंजिल पर पुजारी चंद्र देवता नन्ना की पूजा करते थे, जिनसे राजा को मतलब शासन करने का दैवीय अधिकार मिलता था। और निचली मंजिलों पर थे अनाज के विशाल गोदाम, जहां टैक्स के रूप में आया अनाज जमा होता था, और शायद वहीं पर वो दफ्तर थे जहां से नहरों के निर्माण और व्यापार का हिसाब किताब रखा जाता था। तो एक आम नागरिक के लिए जिगुरैट सिर्फ एक धार्मिक इमारत नहीं थी, ये वो जगह थी जो उसकी आस्था, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी राजनीति मतलब उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती थी। ये उरनम्मू के राज्य का जीता जागता प्रतीक था। और कमाल की बात यह कि आज भी काफी हद तक मौजूद है। यह उनकी विरासत का एक ठोस रूप है। जहां कानून हमें उनके विचारों की झलक देते हैं, वहीं जिगुरैट हमें उनकी महत्वाकांक्षा और शक्ति का पैमाना दिखाता है। बिल्कुल, ये पत्थर और ईंट में लिखा गया एक शक्ति पत्र है। ये ऐलान करता है कि यह राज्य कितना संगठित है, कितना समृद्ध है और देवताओं के कितना करीब है। ठीक है, तो हमने उनके दो सबसे बड़े काम देखे, कानून और वास्तुकला। लेकिन जैसा कि आपने कहा, एक साम्राज्य रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर चलता है। ये दस्तावेज उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में क्या बताते हैं? क्या उन्होंने आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ किया? हाँ, उन्होंने बहुत कुछ किया जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था वजन और माप को मानकीकृत करना। आज हमें ये बहुत बहुत सामान्य बात लगती है, लेकिन उस जमाने में इसका मतलब था कि एक व्यापारी, चाहे राजधानी ऊर में हो या किसी दूरदराज के गांव में, 1 किलो अनाज का मतलब 1 किलो ही होगा। इससे तो व्यापार में धोखाधड़ी लगभग खत्म हो गई होगी। ये व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए एक तरह की सुरक्षा थी। निश्चित रूप से इसने एक भरोसे पर आधारित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इसके अलावा, जैसा कि जिक्र मिलता है, उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का एक विशाल नेटवर्क बनवाया या पुराने नेटवर्कों की मरम्मत करवाई। देखिए, मेसोपोटामिया जैसे सूखे इलाके में पानी पर नियंत्रण का मतलब था फसल पर नियंत्रण, और फसल पर नियंत्रण का मतलब था समृद्धि और शक्ति पर नियंत्रण। तो ये फिर से वही बात है, ये कदम किसानों की भलाई के लिए उठाए गए थे या राज्य के खजाने को भरने के लिए? मतलब नहरों से फसलें बेहतर हुईं, जिससे किसानों का जीवन सुधरा होगा, लेकिन इससे राज्य को टैक्स भी ज्यादा मिला होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसी नीति है जिसमें प्रजा और शासक दोनों का फायदा था, और शायद यही एक सफल शासन का राज है। वो सुधार करना जो लोगों को भी लगे कि उनके हित में है और जो अंततः राज्य को भी मजबूत करें। और ये बात उनके कानूनों की प्रस्तावना में लिखे एक वाक्य से और भी साफ हो जाती है। वो दावा करते हैं कि उन्होंने भूमि में समानता स्थापित की और विधवाओं, अनाथों और गरीबों को शक्तिशाली लोगों के शोषण से बचाया। ये एक बहुत बड़ा नैतिक दावा है। ये आज के हिसाब से भी बहुत बहुत प्रगतिशील विचार है। ये राज्य की जिम्मेदारी को परिभाषित कर रहा है। उरनम्मू कह रहे थे कि शासक का काम सिर्फ सीमाएं सुरक्षित करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर मौजूद सबसे कमजोर व्यक्ति को सुरक्षा देना भी है। ये सामाजिक न्याय की वो पहली चिंगारी है जो आज 4000 साल बाद भी दुनिया भर की संविधानों में जल रही है। तो ऐसा राजा जिसने न्याय, अर्थव्यवस्था और वास्तुकला में इतने बड़े काम किए, उसका अंत कैसे हुआ? क्या वो शांति से अपने बिस्तर पर मरा, अपने बनाए साम्राज्य को देखते हुए? यही कहानी में एक दुखद और विडंबनापूर्ण मोड़ आता है। दस्तावेज बताते हैं कि उनका शासनकाल सिर्फ 18 साल तक चला।
लगभग 2095 ईसा पूर्व में गुटियानों के खिलाफ एक लड़ाई में उनकी मौत हो गई। उनके साम्राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। इस घटना को लोगों ने कैसे याद रखा? क्या इसका कोई रिकॉर्ड है? हाँ, और यह उनकी विरासत का एक और दिलचस्प पहलू है। उनकी अचानक और शायद अपमानजनक मौत को याद रखने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध सुमेरियन कविता लिखी गई, जिसका नाम है द डेथ ऑफ उरनम्मू। इस कविता में क्या है? क्या ये युद्ध का वर्णन करती है? नहीं, और यही बात इससे खास बनाती है। ये कविता युद्ध के मैदान की क्रूर सच्चाई पर एक तरह से पर्दा डाल देती है। इसके बजाय ये उनकी अधोलोक यानी अंडरवर्ल्ड की एक शानदार पौराणिक यात्रा का वर्णन करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे ये महान राजा मृत्यु के बाद देवताओं के लिए उपहार लेकर जाता है, कैसे अधोलोक के महान नायकों द्वारा उसका स्वागत किया जाता है और कैसे उसे वहां एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो उन्होंने एक कड़वी सच्चाई को एक गौरवशाली कहानी में बदल दिया। बिल्कुल। उन्होंने अपने गिरे हुए नायक को एक साधारण मौत से उठाकर एक मिथक का दर्जा दे दिया। और उनके बाद उनके बेटे शुल्गी ने गद्दी संभाली, जो खुद एक बहुत काबिल शासक थे। उन्होंने अपने पिता के शुरू किए गए कामों जैसे ज़िगुरैट को पूरा किया और साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर ले गए। उरनम्मू ने जो नींव रखी थी वो इतनी मजबूत थी कि उनकी मौत भी उसे हिला नहीं सकी। तो जब हम इन सभी दस्तावेजों को एक साथ देखते हैं तो उरनम्मू की क्या तस्वीर उभरती है? हमने एक ऐसे शासक के बारे में जाना जिसने 4000 साल से भी पहले न्याय और मुआवजे पर आधारित कानून बनाए। एक ऐसा शासक जिसने धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति की शक्ति को एक ही इमारत में केंद्रित कर दिया, जिसने व्यापार को आसान बनाया और समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा को अपना कर्तव्य समझा। लेकिन वो एक योद्धा भी थे जो अंत में युद्ध के मैदान में ही मारे गए। तो हम अपनी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या वो एक आदर्शवादी थे या एक चतुर रणनीतिकार? मुझे लगता है कि इन दस्तावेजों से ये साफ है कि वो दोनों थे, और शायद एक महान नेता बनने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। एक आदर्शवादी दृष्टि, ये देखने की क्षमता कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, और उसे हकीकत में बदलने के लिए एक रणनीतिकार का दिमाग। यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। उरनम्मू की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन उनके समाज ने इस तथ्य को याद नहीं रखा। उन्होंने एक कहानी को याद रखा, उनकी अधोलोक की पौराणिक यात्रा। यह हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को याद कैसे रखते हैं। क्यों कोई समाज अपने नायक की एक क्रूर और दुखद मौत की सच्चाई के बजाय एक शानदार मिथक को चुनता है? शायद इसलिए कि कहानियां तथ्यों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। तथ्य बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन कहानियां बताती हैं कि उसका मतलब क्या था। उरनम्मू की विरासत सिर्फ उनके बनाए कानून या इमारतों में नहीं है, बल्कि उस कहानी में भी है जिसे उनके लोगों ने उनकी मृत्यु के बाद सुनाना चुना। और यह सवाल उठाता है कि किसी व्यक्ति की विरासत क्या है, जो उसने अपनी जिंदगी में किया, या वो कहानी जो उसके जाने के बाद दुनिया को प्रेरणा देती रहती है।